औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Nazin, on the front of capital market, a number of good things as we keep on harping on the same tones are happening. अभी भी there are two IPOs which are in process. In fact, एक दो की जो book building है वो बहुत अच्छी हुई है and we yet have to see कि इनका भी जो अगला रिज़ल्ट है i.e. द जनरल पब्लिक की तरफ से रिस्पांस एंड द रिस्पांस ऑन द फ्लोर ऑफ द कैपिटल मार्केट वो कैसा रहने जा रहा है, जिसको हम टच बेस करेंगे होपफुली रमज़ान के बाद. बट टुडे वी वांट टू टच बेस एंड टॉक अबाउट द इकॉनमी एज टू वेयर इकॉनमी इज़ गोइंग एंड गोइंग फॉरवर्ड. पाकिस्तान के इकनॉमिक फ्रंट पे जो चैलेंजेस हैं उसको जो प्रेजेंट वज़ीर ख़जाना है वो कैसे मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट है, इसके जो चैलेंजेस हैं इसको मुतालिका इदारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस तरीके से टेकअप करते हुए नज़र आ रहे हैं. सो टुडे we are going to talk about all this with Hasanur Rahman. He happens to be an economist. He also works for Pakistan Stock Exchange for the development of the investor base. Economic policy development is his field. Hasan, welcome to the show and Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम सानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए. ग्रेट. हसन साहब, आप फरमाएं कि जो पाकिस्तान के इस वक्त माशी चैलेंजेस हैं वो आपको कैसे नज़र आते हैं, और जो इसकी हैंडलिंग है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टार्टिंग विद द इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल अकाउंट मैनेजमेंट, स्टार्टिंग विद द जो हमारे चार फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ डेट मैनेजमेंट, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल? सानी साहब, पिछले साल हम बैंकरप्सी के बहुत करीब थे बिकॉज हमारी जो थी एक्सपोर्ट कोई नहीं थी, हम सारी इंपोर्ट कर रहे थे, हमारे पास खजाने में पैसे ख़त्म हो गए थे. वो एक फेलियर को हुकूमत ने अभी करेक्ट किया है. एक चीज़ जो कि ख़राब कर दी गई और उसको वापस जोड़ लिया गया हो, वो अचीवमेंट नहीं है, वो हम वापस पटरी पे आए हैं. और उस हवाले से बहुत बात की जाती है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं हमने 22% से 22% से 10% कम करके 12% कर दिए, जिसकी वजह से इकॉनमी अब बेहतर हो जाएगी. कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि जितना सूद इंटरेस्ट रेट कम हो उतनी ग्रोथ ज्यादा होती है. जब ग्रोथ ज्यादा होती है तो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार बढ़ता है, और उसी मुल्क में जब रोजगार बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो एक्सपोर्ट बढ़ती है, यानी कि लोग आप चीजें ज्यादा बनाती हैं और वो आप बाहर के मुल्क में भेजते हैं. हुआ ये है कि इंटरेस्ट रेट पिछले जो है एक साल पहले 22% था, क्योंकि इन्फ्लेशन 40% थी. हमारे मुल्क में फॉलो किया जाता है इन्फ्लेशन जितनी हो उसके करीब करीब सूद रखा जाता है. और अब जब इन्फ्लेशन 40% से 2% आ गई है तो सूद अभी भी 12% है, 2% या 3% नहीं आया. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है, महंगाई बढ़ने की शरह, दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ताल्लुक होता है इंटरेस्ट रेट से, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ताल्लुक नहीं होता इंटरेस्ट रेट से. पाकिस्तान में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थी और है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आसान अल्फाज में वो होती है, वो महंगाई जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हो गई हो. तो हुआ ये था कि पाकिस्तान में तेल बहुत तेजी से महंगा किया गया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तेल $60-70 से $150 हो गया, डबल से ज्यादा हो गया. तो यहां भी तेल महंगा करना पड़ा, जिसकी वजह से चीजें महंगी हुई और इन्फ्लेशन हो गई. यूएसए का टेम्पलेट पाकिस्तान ने एक्चुअली फॉलो कर लिया. यूएसए में डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, जो कि डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई होती है. तो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया, उस पर एक मेरी पर्सनल क्रिटिक ये थी एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कि इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक सूद से नहीं है. दूसरी वजह वो कहते हैं कि चले हम इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, 12% अभी है तो हम आपकी बात मान लेते हैं, 2% अगर इन्फ्लेशन है तो ले आए. अगर हम 4-5% पर ले आए तो इतना सूद कम हो जाएगा, तो लोग तो बैंकों से कर्जा लेंगे, और जब बैंकों से कर्जा लेंगे तो वो इंपोर्ट करेंगे और हमारे पास प्रेशर आ जाएगा करेंसी का.
तो उस पे मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, जिस तरह आईपीबी का मामला मैनेज हुआ, तो इंपोर्ट्स मैनेज करना तो बहुत आसान है। आप वो वाली इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाती है उसको होने दें, जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, लग्जरी इंपोर्ट है, वो आप ना होने दें, उसको मैनेज करें, तरीके से डील करें, तो आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। ओवरऑल ओवरऑल इससे हमें नुकसान ये हुआ, गलत जो हमने सूद ज्यादा रखा। जो हमारा टैक्स का टारगेट है कलेक्शन का, वो 13 ट्रिलियन का है। 13 ट्रिलियन में से लोगों को ये अंदाजा नहीं, सिर्फ तकरीबन 4 ट्रिलियन लगता है प्रोडक्टिव। 4 ट्रिलियन में नहीं, 13 ट्रिलियन में से 8 से 9 ट्रिलियन जा रहा है सूद की अदायगियों में। 13 ट्रिलियन के टैक्स टारगेट में से 8 से 9 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग, जिसको बोलते हैं सूद की अदायगी, में जा रहा है। तो डेवलपमेंट कहाँ होगी? राइट। प्रोडक्टिव साइड पे कहाँ पैसा जाएगा? यही अगर आपको सूद ना देना पड़े, अगर आप शुरू में जो आपने बिला वजह 18% रखा, 10% होता, तो आपको तो 6 ट्रिलियन का फायदा था। 6 ट्रिलियन इक्वल्स 3 टाइम्स डिफेंस बजट ऑफ पाकिस्तान। तो कितनी डेवलपमेंट हो सकती, कितना फायदा हो सकता। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक मैनेजर्स थे उनसे थोड़ा हो गया, वो उन्होंने ज्यादा ही रेट कर लिया। होता ये है कि मैं जब ग्राउंड पे निकलता हूँ, जब बिल्कुल ग्रास रूट रिसर्च करता हूँ, तो मैंने देखा कि इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में बंद हो गई। और इंडस्ट्री बंद होने से मुराद, अगर आपने किसी भी मुल्क का चेक करना है, आप देख लें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। हम्म। हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 2022 में कम हुई, राइट। 2023 में 7% और कम हुई। आई माइट बी रॉन्ग विद द परसेंटेज स्लाइटली। और 2024 में भी बढ़ी नहीं। तो जब आप चीजें नहीं बना रहे, तो आपका जीडीपी कैसे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, रोजगार कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल मेरी एहसान। ये इसमें है कि हम बि- अगर हमने आगे बिल्कुल, जाना है तो सूद कम करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है एहसान। इन्फ्लेशन के करीब जाके कम करना ये पड़ेगा। बताएं कि जो अमेरिका की जो शरह सूद है उससे भी कोई कहीं कोई रिलेशनशिप इसका बनता है या नहीं बनता? जी, आपने बड़ा अच्छा पूछा। होता ही है कि हमारी जो सूद की डिसाइड होता है इंटरेस्ट रेट, वो आईएमएफ डिसाइड नहीं करता। हम्म। वो उसके लिए एक इदारा है पाकिस्तान में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम्म। एमपीसी बोलते ओके। हैं। एमपीसी में सो कॉल्ड, आई से सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि ये शरह सूद होगी। आईएमएफ ने अच्छी जगहों के पड़े हुए लोग रखे होते हैं, उनका एक टेम्पलेट होता है कि यार सूद अगर ज्यादा है तो, सॉरी, इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है तो सूद इतना रख दो। वो टेम्पलेट इज एप्लीकेबल टू द यूएसए मॉडल, द वेस्टर्न कंट्रीज। यूएसए में डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, वहां तो कोई दूध दही भी लेने जाए तो क्रेडिट कार्ड पे लेता है। जब आप सूद बढ़ा देंगे, लोग कम शॉपिंग करेंगे, डिमांड पुल, डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ तो 80% से ज्यादा जो कर्जा है वो तो बैंक ही ले रहा है। सॉरी, 80% ज्यादा कर्जा बैंकों से हुकूमत ले रही है। तो सूद ज्यादा होने का नुकसान हो रहा है हुकूमत को। प्राइवेट सेक्टर तो बोरो ही नहीं कर रहा। राइट, तो राइट। आ, थोड़ा सा ज़रा तो एक्सटर्नल अकाउंट पे भी बता दें कि जो करेंसी पे प्रेशर की रीज़न, वन ऑफ द रीज़न इज़ द रीपेमेंट ऑफ द डेट। उस पर भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी, होता ही है कि अभी उस पे पिछले 4 महीनों में स्टेट बैंक ने 9 बिलियन डॉलर के 9 बिलियन डॉलर खरीदे हैं मार्केट से। हम्म। ये आर्टिफिशियल होता है। नॉर्मली तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए कि आपके पास डॉलर आए, लेकिन स्टेट बैंक ने डॉलर खरीद लिए। अगर वो ना खरीदते तो यकीन जानिए कि डॉलर आज 250 पे होता है। पाकिस्तान में डीफ्लेशन हुई होती। डीफ्लेशन मतलब महंगाई एक तो बढ़ना होता है, बल्कि चीजें सस्ती हो रही होती। तो उन्होंने सोचा कि अपना जरा खजाना सीधा कर लें, तो एक वो 9 बिलियन डॉलर का उन्होंने वो रिजर्व इंप्रूव कर लिया। एंड गोइंग तो फॉरवर्ड आगे 6 महीने में आपको जो डेट पेमेंट है वो किस तरह की आपको दिखती है? व्हाट टाइप ऑफ लाइबिलिटीज डू यू सी डाउन द रोड 6 मंथ्स? देखिए, अगर हुकूमत ने रेवेन्यू जनरेट करना है, जो हम डेट जो पे कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? 13 ट्रिलियन हम टैक्स इकट्ठा करते हैं। राइट। टैक्स का टारगेट रखा हमने 13 ट्रिलियन। 13 ट्रिलियन में से 8 से 9 ट्रिलियन चला जाता है डेट पेमेंट में। हम्म। इसीलिए आपने देखा होगा हुकूमत बड़ी परेशान है कि टैक्स किस तरह बढ़ाया जाए। इस पे डिबेट्स हो रही होती हैं, लोग परेशान हो। मैं कहता हूँ यार सूद कम कर दो, टैक्स कम कलेक्ट करना पड़ेगा और कम आगे देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो लोकल बैंकों से ले रहे हो वो भी आप सूद पे दे रहे हो। बिल्कुल ठीक। टैक्स किस तरह बढ़ेगा? टैक्स अब जहां हमने लगाया हुआ बहुत ज्यादा है, अभी हमें टैक्स बेस बढ़ानी पड़ेगी। टैक्स बेस तब बढ़ेगी जब आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। आप इंटरेस्ट रेट जब नीचे आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो आप ज्यादा जगहों पे टैक्स लगा सकेंगे।
मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि दो मुल्क हैं, चाइना और जापान, जो कि शायद खुदा में भी नहीं मानते, मगर वहाँ सिस्टम, जो इकोनॉमिक सिस्टम था, वो इस्लाम के बड़ा करीब था। द इंटरेस्ट रेट्स इन चाइना एंड जापान वर क्लोज टू जीरो। तो वहाँ पे इसलिए ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुई। लेकिन हमने जो इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है वो रीजन में काफी ज्यादा रखा हुआ है। इंडिया में 6.5% इंटरेस्ट रेट रहा बड़ी देर तक, करीब करीब इन्फ्लेशन थी। तो और हमने जो है, अभी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 2% है या इससे भी थोड़ा कम, और इंटरेस्ट रेट रखा है 12%, यानी कि रियल रेट इज ऑलमोस्ट 10%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन। राइट। अच्छा, दूसरा सवाल आप पूछें जाके कि भी आपने क्यों रखा है जी, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, एक जुमला सीखा हुआ है लोगों ने, फॉरवर्ड लुकिंग। या क्या मतलब है फॉरवर्ड लुकिंग? अगले साल क्या हो जाएगा मैक्सिमम? हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है कि मैक्सिमम इन्फ्लेशन अगले 12 महीनों में जो हो सकती है ना, वो 7.9%, इससे ऊपर नहीं जाएगी। राइट। राइट। 7.9% है तो फिर क्यों 12 रखा हुआ है? आप 8 रख देते, 12 क्यों रखा हुआ है? तो वो डर रहे हैं इम्पोर्ट ना बढ़ जाए। तो अगर आप इस तरह इम्पोर्ट बढ़ने से उतनी कोई बात नहीं है, कोई इम्पोर्ट नहीं करेगा। मैनेज करें नॉन एसेंशियल फजूल, जो आप लोग खिलौने गाड़ियों की सूरत में इम्पोर्ट करते हैं, नॉन एसेंशियल लग्जरी है, उसको आप, उससे एक्सपोर्ट नहीं होगी। जो चीज एक्सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट हो रही है उसको आप होने दें। तो इम्पोर्ट को मैनेज किया जा सकता है। एक जगह तो आपने इम्पोर्ट बैन कर दीजिए, अब मैनेज ज़बरदस्त करने से भी थोड़ा ज़बरदस्त। सा हिसान अभी तो अगर हिसान मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता, वी आर मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर होता तो मैं इम्पोर्ट को मैनेज करता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है एहसान। वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। आपके साथ बातचीत का सिलसिला नाज़रीन यहीं से शुरू करेंगे। डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हिसान ने हमें तफसील के साथ बताया कि व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द पिटफॉल्स, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम एंड हिज व्यू एंड माइंडसेट एंड ओपिनियन गवर्नमेंट या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कर रही है उनकी नज़र में वो दुरुस्त नहीं कर रही। वो काइंड ऑफ सप्लीमेंट कर रही है एक ख़ास तरह की पॉलिसी फ्रेमवर्क को जो उनकी नज़र में पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में शायद नहीं है। उसके बरक्स जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है वो एक्चुअली एलिटिस्ट सोसाइटी के लिए वो कुछ कर रहा होता है जो शायद उसकी ज़रूरत होती है। बाकी जो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर अवाम है, शायद उसके लिए पाकिस्तान का पॉलिसी फ्रेमवर्क उतना नहीं काम करता या उस तरीके से डिज़ाइन नहीं होता। ESS फ्रेमवर्क के अंदर आप 5 साल बाद जो इंपोर्ट किया है उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे, दैट्स अ मॉडल दैट स्पीक्स ऑफ इटसेल्फ के आपने पैसे खा जाने हैं। पाकिस्तान में ओवर इनवाइसिंग का सिस्टम है, EFFF यानी इकनॉमिक फ़ंड फैसिलिटी का जो निज़ाम है जिसमें पैसे छाप के एक्चुअली बांटे गए, उसमें भी हमने देखा कि बहुत पाकिस्तान के बड़े बड़े टाइकून्स हैं जो एज ए CEO जिन्होंने सैलरीज ड्रॉ की और नाम लिया गया था कोविड में एक आम मज़दूर का या एक आम लेबर का। So program के इस segment में we will try and touch base with the capital market development. Capital market happens to be a critical player in terms of development of any economy and economic development of the country. His son has a role in the development of this segment of the industry, whereby he looks into the matters relating to bringing new investor to the capital market. So program के इस segment में we will try and understand what are the challenges on this front, what is the ecosystem. So Hassan, over to you. Just give us a heads up, an idea as to what do you mean by capital market development, bringing investor to the capital market, and what are the challenges and hurdles when you try and bring new investors to the capital market. स्टॉक मार्केट में अभी काफी ज्यादा ये बज़वर्ड हो गया। वो हुआ ये कि 2024 में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इन डॉलर टर्म्स दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट थी। डॉलर टर्म्स में जो रिटर्न था वो 79%, नंबर 1 पे अर्जेंटीना की थी। तो लोग एकदम से परेशान हो गए कि हर चीज को हमारे लोग नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये कोई आर्टिफिशियल है। वो आर्टिफिशियल नहीं था। वो इसलिए आर्टिफिशियल नहीं था कि 2018 में स्टॉक मार्केट कहाँ थी? 40,000। 19 में भी 40,000, 20 में कोविड के बाद भी 40,000, 21 में भी 40,000, 22 में भी 40,000। तो हुआ ये कि 4-5 साल से स्टॉक मार्केट एक ही लेवल पे थी, तो उसने एडजस्ट तो करना था। तो 2024 में स्टॉक मार्केट एडजस्ट हुई है। डॉलर टर्म्स में अभी भी स्टॉक मार्केट
नीचे है। 2017 में स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन इन डॉलर टर्म्स, स्टॉक मार्केट की मालियत इन डॉलर टर्म्स थी $100 बिलियन, और अभी भी स्टॉक मार्केट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $55 बिलियन। तो डॉलर टर्म्स में अब अभी उस लेवल पे नहीं आए। तो हम हिसान ये एडजस्ट किए इंडेक्स फिर 4 साल जो कि तो फिर स्टॉक ये मार्केट। इंडेक्स आपका कहाँ से चला गया 1,15,000 के लेवल पर? व्हाट हैव तो यू आप ये डन भी विद तो द देखिए कि इंडेक्स? 2017 में डॉलर $100 का था, 300 का हो गया। इंडेक्स एडजस्ट किया, डॉलर टर्म्स में इंडेक्स नीचे है। हुआ ये कि कंपनी की अर्निंग्स 10-10 गुना हुई हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट अभी थोड़ी सी उस हिसाब से एडजस्ट हुई है। अरे तो भाई, मैं अभी तो उसको आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो मेजरमेंट का टूल है इंडेक्स, आप कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन 75% गिर गई और इंडेक्स जो है वो 100% ऊपर चला गया। हाउ कम दिस कैन हैपन? डॉलर टर्म्स में क्योंकि होता है, डॉलर टर्म्स में जब आप देखें तो जो है उसकी मालियत वो अभी उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि ओके करेंसी भी ओके। हमारी डिवैल्यू हुई है। तो उस हिसाब से आप देखें, तो मैं लोगों के लिए ये बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट तो बहुत कभी भी गिर सकती है, वो अभी तो एडजस्ट हुई है। इसको चलें एक और चीज बता देता हूँ, क्योंकि टेक्निकल मैं नहीं करना चाह रहा था, ओके आम लोगों के हिसाब से मैं थोड़ा सा उसको टच कर देता हूँ। एक ओके स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस में रेशो होती है पीई रेशो, ओके प्राइस टू अर्निंग रेशो। बड़ी सिंपल सी रेशो है। ओके बहुत किताबों में इसका लिखा गया। जो ओके दुनिया के तीसरे बड़े अमीर आदमी हैं, वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे जिसकी कंपनी है, उनकी फेवरेट किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उसमें पी रेशो को बड़ा एक्सप्लेन किया गया, आम इंसान के लिए वो किताब है। तो पी रेशो होता है कि एक वो रेशो होती है, बताती है कंपनी स्टॉक मार्केट में कितनी सस्ती है। राइट। जितनी पीई रेशो कम होती है उतनी कंपनी सस्ती होती है। तो वो बड़ा होता है कि आप फॉर्मूले में लगाएं, अगर पी रेशो कम है तो कंपनी खरीदें। उसमें अर्निंग और प्राइस का उसमें होता है। ओके तो स्टॉक मार्केट की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्टोरिक पीई है 8। ओके एवरेज हिस्टोरिक पीई है 8, और ओके अभी स्टॉक मार्केट की जो पीई है वो 6 है। यानी ओके। अभी भी गुंजाइश है 2 की। यानी अभी भी स्टॉक मार्केट में गुंजाइश है ऊपर जाने की। तो मेरा तो ये पॉइंट है कि ओवर हीटेड नहीं है, बल्कि ऊपर जाने की थोड़ी गुंजाइश है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, पाकिस्तान की जो बाज़ार है इसने 18 का भी पी देखा, फिर 4 के पी पे 4 सालों तक ये 17-18 से 21 तक 22 तक अटकी रही। अब ये 6 के ऊपर है। इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, बट हाउ अबाउट द वॉल्यूम, हाउ अबाउट द लिक्विडिटी? जो बाज़ार है उसने 2008 में $1 बिलियन की वैल्यू ट्रेडेड भी देखी। आजकल बाज़ार के अंदर 20 अरब रुपए का काम होता है तो हम खुश हो रहे होते हैं। सो 4-5 बिलियन की वैल्यू ट्रेडेड में तो जो ब्रोकर्स हैं उनकी कमीशन भी नहीं निकलती। जो लिक्विडिटी है उसके ये लिए। आपका अच्छा पॉइंट है। हाँ जी। लिक्विडिटी कम है उसकी। पास में तो वजह ये थी कि 22% जो है ना सूद था। तो एक्चुअली सूद का इतना नुकसान है, मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं कोई जो है खुतबा नहीं दे रहा कि मैं सूद का नाम ले रहा हूँ, ऑल्दो कुरान में जिक्र है, लाने जाएंगे। लेकिन किसी आप जेन्युइन इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछें कि सूद के कितने नुकसान हैं। लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद करके बैंकों में पैसे पार्क किए हैं, क्योंकि साल का 20%। किस बिजनेस में होता है कि 10 लाख डालो और साल बाद आपको, यानी जिसके पास 1 करोड़ है उसको महीने का वैसे ही 2 लाख मिल जाएगा, उसको काम करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक, तो जब बिल्कुल। 22% सूद था, लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद करके बैंकों में पैसा रख दिया था। राइट तो लिक्विडिटी, आसान अल्फाज में, पैसा जब मार्केट में नहीं रहा ना, क्योंकि पैसा लोगों ने बैंकों में डाल दिया सूद लेने की वजह से, तो राइट। लिक्विडिटी तो उधर से खत्म हो गई। ओके। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान में इशू ये है कि स्टॉक मार्केट क्या है, आसान अल्फाज में किसी सक्सेसफुल बिजनेस में हिस्सेदारी का जरिया है। राइट तो राइट लोग फिर भी ये काम नहीं करते, हालांकि हमारे दीन में है तिजारत करो। राइट। लोग क्या करते हैं, डेड मनी में बहुत शौक से डालेंगे। डेड मनी इज प्लॉट ले लिया। बिल्कुल सही। प्लॉट लेने से इकॉनमी को फायदा नहीं, ठीक है आपने घर बनाना तो ले ले, लेकिन वैसे जो पैसा 5-6 प्लॉट ले लिए, या गाड़ियां ले ली। आज गाड़ी ली, 3 महीने बाद जो है गाड़ी बेच दी जिसकी जरूरत भी नहीं है, जिससे ओन का, तो ये डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। राइट राइट। तो लिक्विडिटी की एक वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था। दूसरा, जो इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाए तो लोग डरते ही हैं कि अगर हमने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया तो लोग प्लॉट उधार लेंगे बैंक से और कहेंगे जी हम प्लॉट लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, बुक कराएंगे, 3 महीने बाद बेचेंगे। राइट उसको मैनेज किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही। अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। एहसान, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपके साथ ज़रूर डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द इन्वेस्टर बेस। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स की तादाद कितनी है,
इशूअर्स की तादाद कितनी है, लिस्टेड कंपनीज़ की तादाद कितनी है, और इस चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम ऑफ द कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट, जिसके फार्मूले के दो ही पैरामीटर्स हैं, दो ही ऑपरेटर हैं। एक है इन्वेस्टर बेस और दूसरा है द नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज़। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज़ के लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि जो पाकिस्तान का जीडीपी है उसके 11% के आसपास पाकिस्तान की लिस्टेड कैपिटलाइजेशन बनती है, और जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ लिस्टेड हैं उनकी तादाद 557 के आसपास है, और इसमें से जो है वो कोई 170 to 179 कंपनीज़ डिफ़ॉल्ट काउंटर पर रहती हैं। सो दैट हैपन्स टू बी अ सिचुएशन ऑन द फ्रंट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज़ ऑन द साइड ऑफ द इन्वेस्टर बेस। ये 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान नंबर है, और रीजन में इस नंबर के ऊपर भी लोग काफ़ी सारे सवालात उठाते हैं। सो हिसान साहब, ओवर टू यू, हाउ आर यू trying to address these challenges, the challenge of lower investor base and the challenge of the lower issuers coming to the market? मैंने जब एक कोर्स डिज़ाइन किया था स्टॉक मार्केट पे 2021 में, और वो पीएसएक्स की तरफ से मैं पढ़ाता हूँ ऑफिशियली, मगर वही कोर्स पाकिस्तान की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। लम्स में भी पहला मैंने ही कोर्स पढ़ाया था, वो अब लम्स में भी पढ़ाया जाता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी रुझान आहिस्ता-आहिस्ता आ रहा है। तो पाकिस्तान में जो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तकरीबन तेज़ी से बढ़े हैं रिलेटिव टर्म्स में। 2021 में 3 लाख के करीब थे, और अब 2025 में 4 लाख के करीब में, 1 लाख बढ़े हैं पिछले 3 सालों में तेज़ी से। मगर 4 लाख की फिगर एक्चुअली 4,30,000 के करीब है। Right. This amounts to 0.19% of the population. 0.19%. Okay. गेस करें अमेरिका में क्या परसेंटेज है? 55%. Right. इंडिया में गेस करें कितने? यहाँ 4 लाख के करीब है, इंडिया में है 84 मिलियन। 8 करोड़ से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। यहाँ सिर्फ 4 लाख हैं, इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा। तो हमारे यहाँ तो लोग थोड़ा, हालांकि similar to the intelligence level, the way of living is similar to the other side of the border, but बहुत कम है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम थी। Right. हालांकि बीइंग मुस्लिम तो ये हिस्सेदारी है बिजनेस में, आप सक्सेसफुल बिजनेस को पैसा दे रहे हैं ग्रो करने के लिए। Right. ताकि किसी के पास एक फैक्ट्री है, वो स्टॉक मार्केट में जाता है और वो अपना आईपीओ, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, वो हम लोगों से पैसा लेता है, दूसरी फैक्ट्री लगा लेता है, आपको डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट देता है, और अगर कंपनी की मालियत बढ़ गई तो कैपिटल गेन यानी वो भी आ गया। लेकिन यहाँ जैसे मैंने बताया कि बहुत कम है, अवेयरनेस कम होने की वजह से। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अवेयरनेस बढ़ रही है। तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड ये होता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उन्होंने एक एक्सपर्ट रखा होता है, वो आपसे पैसा लेके आपके बिहाफ पे आगे इन्वेस्ट कर देता है। Right. अच्छा, मैंने पहले बात की थी छोटी सी कि वो मैनेज किया जा सकता है प्लॉट्स की ट्रेडिंग को और गाड़ियों की। तो वो मैनेज कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आप उस पर ट्रेडिंग पे जब टैक्सेशन लगा दी, जो हुकूमत ने लगाई भी थी, कोई घर बनाना चाह रहा है अपने लिए, पहली दफा उस पर टैक्सेशन डिफरेंट रखें, तो वो उसको इस तरह मैनेज किया जाता है। तो ये जो स्टैट्स मैंने शेयर किए हैं कि अमेरिका में जो है 182 मिलियन के करीब लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में 84 मिलियन यानी कि 8 करोड़ से भी ज्यादा, यहाँ सिर्फ 4 लाख। तो उसकी वजह यही है कि अवेयरनेस हमारे में इतनी नहीं थी लोगों में कि ये एक जरिया है बहुत ज्यादा अच्छा, जिससे कि आप सबसे ज्यादा रिटर्न एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म में। और जो कारोबारी तबका है वो ज़्यादातर इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता? वी हैव गॉट ओनली 557 listed companies versus India where you have 7,000 listed companies. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही शेयर किया कि कारोबारी तबका, मेरे बड़े बिजनेसेस से बातें भी, मुझे इनवाइट किया था चंद हफ्ते पहले मुल्तान चैम्बर ने, वहाँ बड़े टॉप के एक्सपोर्टर्स बैठे हुए थे, टेक्सटाइल के और बाकी बिजनेसेस के, बड़े दीनी है। मगर मैं हैरान हो गया कि एक कंपनी का मैंने बैलेंस शीट देखी तो महीने का 75 करोड़ वो सूद में ही दे रहे थे, जाहिर बहुत दीनी थे। तो मैंने पूछा, यार आपने अगर एक्सपैंड इतना किया, आपने दूसरी फैक्ट्री लगानी थी, आप कर्जा क्यों ले जा रहे थे? आप आईपीओ कर लेते। जी, वो हमारी इक्विटी कम यानी हिस्सेदारी कम हो जानी थी, हमने अपने 100% में से 5% पब्लिक को नहीं देना चाह रहे थे, 10% पब्लिक को नहीं देना चाह रहे थे। तो मैंने बताया, यार आपने और अमीर हो जाना था, क्योंकि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जानी थी,
तो वो आप 5% दे के जो आपके पास अगर 100 रुपए था तो 500 हो जाना था। तो एक्चुअली हमारे दीन में भी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने पूछा कि मैंने अमीर होना, उन्होंने कहा हिस्से बांटना, मतलब अच्छी ट्रांसलेशन है। तो दो तरह के तरीके हैं, एक है डेट फाइनेंसिंग, कर्जा लेना, एक है इक्विटी फाइनेंसिंग, यानी कि अपना बिजनेस का थोड़ा हिस्सा दे के किसी से उधर से इन्वेस्टमेंट ले लेना। तो हमारे यहाँ लोगों की मुझे लगता है सोच ये है कि हम बिजनेस फैमिली में ही रखें और जो है बाहर ना जाए, फैमिली के बाहर लोगों में ना जाए। उनको ये शौक दिलाने की जरूरत है कि आपका बिजनेस और बड़ा होगा जब आप You're स्टॉक मार्केट पे आईपीओ you're right. करेंगे। You're कर्जा right. लेके आप थोड़ा प्रॉब्लम में रहेंगे। You're right. आपने अभी जैसे इसीलिए बताया। एक्चुअली मैं इसका आंसर ही कर देता हूँ आगे। ओके। टेक्सटाइल सेक्टर वाज हेवीली अंडर डेट फ्रॉम बैंक्स। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ, ऊपर से आपको पता है एनर्जी कॉस्ट ज्यादा थी, बिजली हमारे रीजन में कैपेसिटी पेमेंट्स में से हाईएस्ट थी। तो या इन हाई एनर्जी कॉस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट्स, जो हमारी 70% एक्सपोर्ट थी, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल सेक्टर, वही बैठ गए। right, right. So, and how about the number of a big number of companies being on the default counter? आपको जो बिजनेसमैन है, अभी ये थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान की एक सी मेंटालिटी है, बिजनेसमैन की भी तो एक सी मेंटालिटी है। आई मीन जो स्टॉक नहीं, एक्सचेंज। मैं इसमें थोड़ा सा ओके ओके इसमें मैं थोड़ा सा आपसे करूंगा। ओके इन प्रिंसिपल यस, लोगों का आप बाहर मिले इंडियन पाकिस्तानी तो नहीं लोग पता चल पाता कि या ये दिल्ली से है या लाहौर से है या बॉम्बे से है या कराची से है। मगर जो बिजनेसमैन की मेंटालिटी, उसमें तो आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की एलीट कैप्चर। तो दो मुल्कों के इकोनॉमिक सिस्टम में डिफरेंस था। ओके यहाँ पे 22 फैमिलीज थी 1970s में, और वो ट्रिकल डाउन रहा, एलीट कैप्चर रहा। जो अमीर था वो अमीर होता गया, और जो एक सेल्फ मेड आदमी है उसके लिए उसने कहा मैं तो बादशाह के निजाम में हूं तो मैं नहीं ऊपर आ सकता। इंडिया में सेल्फ मेड मिडिल क्लास ये जो है, इसको बहुत ज्यादा आसानी थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी। हसन, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ जाना और समझा कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट को डेवलपमेंट के लिए किस तरह के चैलेंजेस का सामना है। हसन जो कि एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, उन्होंने बताया कि जो लोअर इन्वेस्टर बेस है उसके पीछे देयर आर नंबर ऑफ़ चैलेंजेस, बट दे आर वर्किंग एंड दे होप टू सी अ गुड नंबर ऑफ़ पीपल कमिंग टू द कैपिटल मार्केट इन द नियर फ्यूचर। और जो लिस्टिंग बेस है उसमें भी कंपेयर्ड कि पाकिस्तान में सिर्फ 557 लिस्टेड कंपनीज हैं, जबकि इंडिया में यही नंबर 7000 से ज़्यादा का है। पाकिस्तान और इंडिया की जो बिज़नेस लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी मेंटालिटी में फ़र्क के ऊपर बातचीत हुई। जो पाकिस्तान में एक एलीट कैप्चर की अक्सर बात होती है उसके ऊपर बातचीत हुई कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि पॉलिसी फ्रेमवर्क्स अक्सर जो बड़े टाइकून्स हैं उनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। EFF के लिए बाय द वे बातचीत हुई कि जहाँ पर काइंड ऑफ ज़ीरो मार्कअप के ऊपर कोविड के टाइम पर जो है गवर्नमेंट ने फाइनेंसेस प्रोवाइड किए, और देखने में ये आया कि बड़े बड़े टाइकून्स ने अपने आप को CEO डेजिग्नेट कराकर बिलियंस के बोनसेस लिए, सैलरीज ली, और जो एक आम लेबर था उसको हमें वहीं देखना पड़ा जहाँ पर वो कोविड से पहले था। ESS एक और फैसिलिटी है जिसके अंदर जो इंपोर्ट है वो इस नुक्ते नज़र से करने की इजाज़त दी जाती है कि आप उसको एक्सपोर्ट करें और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो सामने आए। उसमें भी जो साल की मैक्सिमम लिमिट है वो 5 साल दे दी गई, जो कि किसी बिज़नेस मॉडल में ऐसा नहीं होता कि आप कोई चीज़ इंपोर्ट करें और उसके ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन करने के बाद आप जब उसको बेचें तो उसकी जो मुद्दत है वो 5 साल तक की हो। दैट टेल्स के अफ़गानिस्तान हो तो ओवर इन्वाइसिंग है, बॉर्डर के इश्यूज़ हैं। दैट टेल्स के इंपोर्ट के मसाइल हों तो फिर लगता है कि किसी एक तबके को इंटरटेन करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो 5 साल की मुद्दत दी जा रही है। नज़र आता है कि जो बिजनेसमैन्स हैं उनको कोविड के नाम पर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पर ट्रिलियंस ऑफ रुपीस दिए जाते हैं। पाकिस्तान में कोई सुनवाई नहीं है, पूछने वाला नहीं है। इन सब के बीच में ये एक्सपेक्ट करना कि एक आम पाकिस्तानी जिसका कोई पूछने वाला नहीं है वो बाज़ार हिस्से की तरफ आएगा, कैपिटल मार्केट डेवलप होगी, दीवाने का ख्वाब नज़र आता है। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत, तज्ज़ियों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।